हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देखा। इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, उसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक हमने कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए थे बीच में उसे सॉल्व किया। इस पार्ट में अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 से हम इस पार्ट में डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो ये सेट बी है एपीएफसी क्वेश्चन पेपर का, जो एग्जाम 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट किया गया था। लेट अस बिगिन। द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस. A provision created against fluctuation in value of investments is based on the convention of. ऑप्शंस दिए हुए हैं: कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी। अब इसके लिए हमें पहले यहाँ पे इनको समझना होगा। सो लेट अस गो टू द डिटेल स्लाइड्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट फ्लक्चुएशन, ओके, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट्स, फुल डिस्क्लोजर मतलब कंप्लीट डिस्क्लोजर क्या है क्या नहीं है, ये कंप्लीट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। Information provided by financial statements are used by different groups of people such as investors, lenders, suppliers and others in taking various financial decisions. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, उस कंपनी का लॉस क्या है, ये सब चीजें तो कम से कम देखेंगे ही, है ना। आप उस कंपनी का 30 डेज कैसा रहा, उसका 5 साल का ग्राफ कैसा रहा, तो ये सब चीजें तो देखेंगे ही। उसके लिए कंपनी इंडिविजुअली हम लोग विजिट तो नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं, उसके इस ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर हम देखते क्या है, हम उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। और इन्वेस्टर्स के लिए हो या फिर लेंडर्स के लिए हो, जो उसका सप्लायर्स के रूप में काम करता है, वो कंपनी खुद किसी बैंक में पैसा मांगने के लिए जा रही है, इन सभी चीजों में क्या देखा जाएगा? उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं है, जिसमें से जैसे कि आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो भी उसका उस कंपनी का बैलेंस शीट होगा एक्सेट्रा, उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये हो गया फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। टू एंश्योर proper disclosure of material accounting information, the Indian Companies Act 1956 has provided a format for the preparation of profit loss account and balance sheet of the company, which needs to be compulsorily adhered to for the preparation of this statement. इसके लिए ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है। किसके तहत दिया है? इंडियन कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे ऑलरेडी आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल सेबी ऑल्सो मैंडेट्स कंप्लीट डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय द कंपनीज, क्योंकि अगर वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करेगी तभी तो उसका जो ट्रू एंड फेयर आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो पता चलेगा, या फिर जो भी कंपनी का स्टेटस है वो वही से पता चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या? कंप्लीट डिस्क्लोजर करना है। कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा इसके लिए फॉर्मेट दिया गया हुआ है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि सेबी वगैरह भी उसको देखती है, तो कंप्लीटली सब कुछ डिस्क्लोज करना है। कॉन्सिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? बीइंग कॉन्सिस्टेंट। अभी अगर आप हर मंडे को कोई एक काम करते हैं तो आप उसको हर मंडे को करेंगे, उसको कंसिस्टेंट होना कहते हैं, ठीक है। आप किसी चीज को एक चेन में कर रहे हैं, एक रूटीन में कर रहे हैं, या फिर रेगुलरली कर रहे हैं। तो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द financial statements would be useful in drawing conclusions regarding the working of an enterprise
only when it allows comparisons over a period of time as well as with the working of the enterprises. इसका मतलब आज अगर मैंने आपको बोला कि इस तरीके से हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट जो भी है वो इस मेथड से निकाला जा रहा है, कल अगर आपने मेथड ही बदल दिया कि हम आज इस तरीके से जीडीपी निकालेंगे या फिर आज हम इस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे, कल अगर आपने मेथड ही बदल दिया तो आप प्रीवियस ईयर में जो भी आपको प्रॉफिट था और इस ईयर में जो भी आपको प्रॉफिट है वो आप कंपेयर कैसे करेंगे? तो 5 साल में आपको ग्रोथ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसी सेम मेथड को कंसिस्टेंट रखना जरूरी है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर. He may compare this year's net profit with that in the last year. But if the accounting policies adopted, say with respect to depreciation in the 2 years are different, the profit figures will not be comparable because the method adopted for the valuation of stock in the past 2 years is inconsistent. It is therefore important that the concept of consistency is followed in preparation of financial statements so that the result of two accounting periods are comparable. Consistency eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable. तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपने सेम मेथड यूज करके लास्ट ईयर और इस ईयर का प्रॉफिट निकाला तो कोई भी इन्वेस्टर्स जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो कंपेयर करके देख सकता है कि पिछले साल आपका क्या यहाँ पे प्रॉफिट था, इस ईयर आपका क्या प्रॉफिट है, उसको कंपेयर कर सकता है। लेकिन अगर आपने मेथड ही चेंज किया और आप अगर इसको करते हैं तो फिर क्या होगा, वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसको इतना फायदा वो नहीं करेगा, उसके लिए वो यूजफुल नहीं होगा। तो इसीलिए कॉन्सिस्टेंट मेथड होना जरूरी है, इसको कहते हैं consistency concept. Also, the comparison between the financial results of two enterprises would be meaningful only if same kind of accounting methods and policies are adopted in the preparation of financial statements. अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी ए और कंपनी बी में किसका कितना प्रॉफिट है, किसका कितना लॉस है एक्सेट्रा, अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर अगर दोनों कंपनी ने सिमिलर अकाउंटिंग मेथड्स का यूज किया है, सिमिलर पॉलिसीज का यूज किया है, तो फिर तो उसको कंपेयर कर सकते हैं दो कंपनीज या फिर मेनी कंपनीज को, अदरवाइज उसको नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर सिमिलर मेथड्स यूज हुआ है दो कंपनीज में तो दो एंटरप्राइजेस में, तो उसको कंपेयर करना भी आसान है। और एक ही एंटरप्राइज का अगर आपको वेरियस ईयर्स में कंपैरिजन करना है तो फिर भी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का यूज करने से कंपैरिजन करना आसान होगा। कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका ये मतलब नहीं है कि अपन को चेंज करना ही नहीं है, विल ऑलवेज कीप यूजिंग द सेम मेथड, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस आर fully disclosed by presenting them in the financial statement, indicating their probable effects on the financial results of business. यानी कि अगर कभी बदलना हो तो ऐसा नहीं कि प्रोहिबिट किया है चेंजेस को, जो भी नेसेसरी चेंज है उसको पूरी तरीके से फुल डिस्क्लोजर उसका करना है। अभी हमने देखा था फुल डिस्क्लोजर के बारे में, इट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड by presenting them in the financial statements. financial statements में उसको प्रेजेंट करना है और साथ ही साथ उसका जो भी प्रोबेबल इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि प्रोबेबल इफेक्ट्स हो सकता है कि हाँ इस साल का प्रॉफिट तो आपको ज्यादा दिख सकता है क्योंकि हमने ये मेथड यूज किया है, तो जो भी उसका प्रोबेबल इफेक्ट्स है उसे भी स्टेट करना जरूरी है, इंडिकेट करना जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एज वी नो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव, यहाँ पे हम उससे रिलेट कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस provides guidance for recording transactions in the book of accounts and is based on the policy of playing safe. The concept states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profit of the enterprise are not overstated. यानी कि आपको कॉन्शियस अप्रोच करना होगा ताकि आप
प्रॉफिट को ओवरस्टेट ना कर दो कि इस साल मैंने 10 रुपए का बिजनेस किया पर पूरा भरोसा है कि अगले साल में 1 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना है ना। न्यू स्टार्टअप है तो एकदम से स्काई हाई प्रॉफिट्स ले आएगा या फिर स्काई हाई उसमें आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको क्या करना है, ओवरस्टेट नहीं करना है। If the profit ascertains are more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital, which is not fair as it will lead to reduction in the capital of the enterprise. अगर आपने assume किया कि 10 से 1000 हो जाएगा या फिर 10 से 1 करोड़ हो जाएगा, अगर आपने ऐसे ओवरस्टेट किया यानी कि जिसका जहां अगर यहाँ पे किसी का 10 शेयर अगर 10 लोगों में है तो उसको डिविडेंड भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, और जो कंपनी का यहाँ पे कैपिटल है वहां पे आपका एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रॉफिट्स का जो है, जब है प्रॉफिट तब बताना है प्रॉफिट, और जितना होगा उतना बताना है, उसको ओवरस्टेट नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ लॉस होता है, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। जब तक हो ना गया ना इतना प्रॉफिट 10 से 1 करोड़ या फिर 10 से 10,000, तब तक उसको, जब तक वो रियलाइज नहीं हुआ, जब तक वो हो नहीं गया है, तब तक नहीं हुआ है। राइट, रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। जब हो गया तभी आप रिकॉर्ड उसको कर सकते हैं। बट ऑल लॉसेस, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account. पर अगर कोई रिमोट लॉस भी है, मतलब हो सकता है कि वो हो, अगर उसका 1% भी चांस है तो उसको मेंशन कर देना है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। सिंपल भाषा में प्रॉफिट जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक वो हो नहीं गया। लेकिन लॉसेस अगर दूर दूर तक भी कुछ होने का संभावना है तो उसको, लेकिन पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है, उसको प्रोवाइड कर देना है बुक ऑफ अकाउंट में। इट इज टू बी प्रोवाइडेड। प्रॉफिट not until realized, losses even if remote possibility has to be provided. यहाँ पे illustration यहाँ पे read करके देख सकते हैं। Next concept is materiality concept. The concept of materiality requires that accounting should focus on material facts. किस पे फोकस करना है, material facts पे फोकस करना है। Effort should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income. Income determine करने के लिए जो immaterial है ना, उसको नहीं कंसिडर करना है, जो मेटेरियल फैक्ट्स है उसी को कंसिडर करना है। द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज, अब कि मेटेरियल फैक्ट आखिर है क्या, व्हाट इज अ मेटेरियल फैक्ट? द मेटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। कितने पैसे का है, 1-2 रुपए का है चेंज तो फिर हाँ भैया रख लो, लेकिन वही अगर 1000 रुपए कोई आपको वापस कर रहा है 2000 में से तो नहीं रख लो, है ना। तो दैट इज द मेटेरियलिटी ऑफ fact, depends on nature and amount involved. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed user of financial statements. For example, money spent on creation of additional capacity of a theater would be a material fact as it is going to increase the future earning capacity of the enterprise. अगर यहाँ पे कुछ पैसे खर्च किए गए हैं, किसी थिएटर में पहले 10 सीट था, अभी उसको बढ़ा के 20 सीट कर दिया, एकदम सामने तक उसमें सीट वीट लगा दिया, 20 सीट करा दिया। अब भविष्य में यहाँ से जो अर्निंग होगा वो भी बढ़ जाएगा, अर्निंग भी इस थिएटर से बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन adopted or any liability which is likely to arise in the near future would be significant information. ऐसे सभी इंफॉर्मेशन जिसके वजह से किसी भी एंटरप्राइज के अर्निंग कैपेसिटी में या फिर आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड में, या फिर कोई लाइबिलिटी है, कुछ पैसा है जो कि वापस करना है,
अगर ये सब रहा तो इसके वजह से फ्यूचर में इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए ऐसे इंफॉर्मेशन को जो है वो मटेरियलिटी कंसेप्ट में कंसिडर किया जाएगा. ऑल सच इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द accompanying notes so that users can take informed decision. ये तो हो गया एग्जाम्पल जहां पे मटेरियलिटी कंसेप्ट का, हाँ ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट. थिएटर में एडिशनल सीट्स का हो, एडिशनल कैपेसिटी का हो, या फिर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो कि अडॉप्ट किया गया है उसमें कोई चेंज आया है, उन सबको कंसिडर किया जाएगा. In certain cases, when the amount involved is very small, strict adherence to accounting principles is not required. For example, stock of erasers, pencils, scale, etc. are not shown as assets. अगर किसी कंपनी में कोई आपका स्टेशनरी का अमाउंट यहाँ पे है, तो स्टेशनरी के अमाउंट से ये चीजें खरीदा गया है. अब यहाँ पे एक एक चीज की, एक पेंसिल है स्टॉक में, 4 रबर है स्टॉक में, स्टेपलर नहीं है स्टॉक में, ऐसे एक एक का अकाउंटेंसी में यहाँ पे जो है नोट करने का या फिर एक एक का अपडेट करने का ऐसा जरूरत नहीं है. यहाँ पे साल साल भर से, जैसे कि इस साल का इतना है अलॉटमेंट बजट और उसमें से इतना कंज्यूम हुआ है, इतना कंज्यूम नहीं हुआ है, इतने पैसे लगे हैं, इतने पैसे अभी बचे हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड होंगे, इस तरीके से भी देखा जा सकता है. द अमाउंट स्पेंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड. तो इस तरीके से देखा जा सकता है. एक एक छोटी छोटी चीजों का हिसाब करना जरूरी नहीं है. तो क्या है, जो भी आपका उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है वो सब है, या फिर नेचर में कोई मेथड में चेंज हुआ है वो सब है, अदरवाइज वो नहीं है. अब हम वापस से अगर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज दिस: द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट in shares is subject to wide fluctuations. A provision created against fluctuation in value of investment is based on the convention of. तो किस कन्वेंशन में बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेटिज्म में. कितना भी इसमें अप्स एंड डाउन्स, कितना भी फ्लक्चुएशन हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज ओवरस्टेट नहीं होता है और कंजर्वेटिज्म के हिसाब से चीजों को देखा जाता है. अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को तब तक नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा जब तक वो रियलाइज नहीं हुआ है, जब तक वो हो नहीं गया है. लेकिन अगर कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी है लॉस का, तो फिर भी उसे बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा. सो द आंसर हियर इज कंजर्वेटिज्म. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following aspects is not covered in audit? तो ऑडिट में इनमें से कौन सा एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया है? एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, preparation of books of account, reporting to the appropriate person body, verification of authenticity and validity of transactions. Preparation of book of accounts is not covered in audit. So यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा what are the principal aspects to be covered in auditing. So what are the principal aspects जिसे auditing में cover करना है? Review of system and procedures, understand the policy and process adopted by the entity to further audit it. तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस एंड पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी उसको आगे ऑडिट कर सकते हैं. रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीडियर्स. नंबर 2, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था, तो ये इंटरनल कंट्रोल, दिस इज देयर. कौन सा नॉट कवर्ड इन ऑडिट ये बताना है. नंबर 3, रूटीन चेकिंग ऑफ एरिथमेटिक अकाउंटेंसी. एरिथमेटिक अकाउंटेंसी, जो भी यहाँ पे अकाउंटेंसी किया गया है उसको रूटीन, उसको देखना है. जो भी इंटरनल कंट्रोल के लिए मेजर्स है वो इफेक्टिव है कि नहीं है ये देखना है. अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल के लिए और क्या क्या चीजें किया जा सकता है उसको देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सादा सरल सा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर किसी दुकान में या फिर आपका किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरास नहीं इंस्टॉल्ड है
और वहां पे आपका कैश में ट्रांजैक्शन ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है, तो फिर क्या है, क्या एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है। लेकिन अगर जाके देखते हैं कि वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो काम करे, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जरूरी है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग होगा ही होगा। ऑडिटर हैज टू कंपेयर द बैलेंस शीट्स एंड profit loss accounts or other statements with the book of accounts and supporting vouchers to ascertain that the underlying records have made the final reports. वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो भी उसने एसेट्स यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसका वेरिफिकेशन करना। The auditor must physically inspect the assets and their recording in the book of accounts and verify the legal and official document to ascertain the existence, obligation, completeness, valuation, disclosures of an business entity, of an entity liabilities. Accurate and fair view, the auditor has to decide whether the financial statement depicts organization's accurate and fair view of the state affairs. Statutory compliance, auditor has to ensure that all the regulatory requirements have been compliant by the entity, like provisions of Income Tax Act and other acts, if the organization has complied applicable. Vouching क्या होता है? Auditor has to inspect documentary evidence that supports and substantiate a transactions. Reporting, the auditor has to say to the authority appointing him for conducting audit whether financial statements of accounts examined reveal an accurate and fair view of the state affairs and the profit and loss earned during the organization's period. तो ये सब चीजें ऑडिटर को करना पड़ेगा, इसमें कहीं भी प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं है। Which of the following sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the more detailed audit plan? इनमें से कौन है जो कि स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट को सेट करता है and guides the development of the more detailed audit plan? क्या हम इसको ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं? हम इसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। Overall audit strategy. Overall audit strategy is a high level plan that defines the audit scope, timing and direction, guiding the more detailed audit प्लान। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, कंसिडरिंग एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, reporting objectives, risk assessment and preliminary activities to determine the nature, timing and extent of resources needed. Key aspects of audit strategy क्या क्या है? Scope, timing, direction and resources. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट इज एंड गुडविल अकाउंट क्या है? गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। व्हाट इज इट? इट इज अ रियल अकाउंट। लेकिन उसके लिए हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इन अकाउंटिंग अ रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स assets and liabilities that have value and are carried over to the next financial year. While ये क्या हो गया? ये हो गया रियल अकाउंट, जिसका आपका ऐसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियल अकाउंट रिकॉर्ड करता है, जो कि जिसका वैल्यू है और जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। वाइल अ नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये क्या रिकॉर्ड करता है? नॉमिनल है ये, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल पीरियड and starts with a zero balance at the beginning of each year. तो नॉमिनल कहां से शुरू होता है? ये जीरो से शुरू होता है नॉमिनल, ठीक है। An expense account is a type of a nominal account that specifically tracks cost incurred by the business such as rent or salaries. Expense क्या होता है? ये एक तरीके का nominal account है जहां पे rent, salaries etc. जहां से आपका रहता है, जो ट्रैक करता है।
ठीक है, सो द आंसर हियर इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट, यहाँ पे इसी चीज को डिटेल में इफ यू वांट टू यू कैन गो थ्रू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउस investment of policy amount, refund for insured and insured's insurance company, auto renewal policy, indemnification of the insured. So what is the principle of subrogation in insurance? It allows refund for insured and insured's insurance company. For example, अगर A का कार डैमेज होता है बी के गलती के वजह से, तो ए ने किसी के पास इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ए किसके पास जाएगा? ए अपने इंश्योरर के पास जाएगा और वो उसको उसका कार ठीक करके दे देगा। लेकिन ये आगे से कहां से इस पैसे को क्लेम करेगा? ये जाएगा बी के पास। फिर हो सकता है बी ने भी किसी से इंश्योरेंस लेके रखा हुआ हो, उससे वो क्लेम करे, वो आगे का बात है। लेकिन ये जो हुआ ना, जो ए का कार उस समय उसके इंश्योरर ने उसको ठीक करके दे दिया, वो इसको वापस मिल गया। लेकिन इसने कहां से उसे क्लेम किया? इसने यहाँ पे किसी और कंपनी से उसको पैसे को ले लिया, उस अमाउंट को ले लिया, या फिर बी से ले लिया, या फिर बी के इंश्योरर जो भी बी का इंश्योरर है उससे ले लिया। तो इसको कहते हैं सब्रोगेशन। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज द इंश्योरर after paying a claim to the policy holder to pursue recovery from a third party who is legally responsible for the loss, effectively stepping into the shoes of the insured to reclaim the amount paid. For example, यहाँ पे क्या बताया था कि A का कार है जो कि B के गलती के वजह से खराब हुआ, और A ने इंश्योरेंस किया हुआ था, और यहाँ पे A अपना कार लेके किसके पास गया? अपने इंश्योरर के पास गया, जहां से उसने इंश्योरेंस लिया हुआ था। जहां से उसने इंश्योरेंस लिया हुआ था उस कंपनी ने ए को वो गाड़ी ठीक करके दे दिया, या फिर उस गाड़ी का पैसा दे दिया। लेकिन उसके पास कहां से आएगा ये पैसा? ये लिटरली इसके जूतों में जाके स्टेप इन टू एस शूज, मतलब ये क्या करता है? ये इंश्योरर ए के पोजीशन से बी से, अब ए डायरेक्टली तो बी से पैसा लेने में इतना नहीं हड़बड़ करेगा, इतना भागदौड़ करेगा, तो उसका इंश्योरर जो है वो ए के शूज में स्टेपिंग इनटू समवन शू, उसके जगह पे जो भी यहाँ पे गलत है बी से वो पैसा क्लेम करेगा। अगर बी ने किसी से इंश्योरेंस ले रखा है तो बी का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा या फिर बी से क्लेम करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस। This principle ensures the responsible party bears the financial burden, prevents the policyholder from receiving double compensation, दो जगह से compensation ले लिया, एक गाड़ी खराब होने का, ऐसा नहीं होगा, and helps insurers maintain financial stability. So this is about the refund for the insured. Then that is the principle of subrogation. So that's it in this particular session, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक जो कि अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से डिस्कस करेंगे, और यहाँ आपका जीएस का पॉलिटी के क्वेश्चंस और अदर मिक्स क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।